नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक रोबोट और ड्रोन बनाने वाली कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है विवांता। और साथ में देखा जाए तो विवांता के और क्या करती है कंपनी, इस वेबसाइट पे तो अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है। कहते हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है। रोबोटिक्स पे कामकाज करती है और ड्रोन के ऊपर कामकाज करती है। यहाँ पे इसके प्रोडक्ट में ड्रोन्स और रोबोट्स रोबोट्स ही निकल के आती है, रोबोटिक्स की बात करती नजर आती है। तो चलिए आज इस पे थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेने के प्रयास करेंगे इस कंपनी को लेकर के। ये क्या इसकी मार्केट पोटेंशियल बनती है या फिर मल्टी बैगर बन सकती है आगे चल करके, क्योंकि छोटा सा पेनी स्टॉक है, 5 रुपए से कम की प्राइस की स्टॉक है। मैं दोस्तों पहले बता दूं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किसी स्टॉक को लेकर के, मैं किसी स्टॉक को लेकर प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ। इसे कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए आ, समझने का प्रयास करेंगे स्टॉक को लेकर के, क्या मार्केट में इसकी पोटेंशियल बनती नजर आती है लगातार, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं जो मार्केट में इसके शेयर होल्डर प्रमोटर अपनी पैसा निकालते नजर आते हैं। ऐसा कुछ रिकंस्ट्रक्शन हम चल करने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे 6 महीने में देखने को ये मिला जो 18% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, और एक साल में करीब 23% गिरावट। अभी कई बार कुछ सवाल मन में उठता है, तो क्या यदि रोबोटिक्स बनाने वाली कंपनी या ड्रोन बनाने वाली कंपनी, जो कि मार्केट में डिमांडेबल चीज है, उसको लेकर के आखिर क्या हुआ जो स्टॉक ने लगातार जहां जंप होनी चाहिए वहां पर लगातार स्टॉक की ट्रेंडिंग गिरती नजर आती है। ऐसा कई बार मन में सवाल उठता है ना, सबके मन में सवाल उठता है। चलिए समझने का प्रयास करेंगे इस स्टॉक को लेकर के, जहां पे हम करंट मार्केट प्राइस को 3 एस्पेक्ट में बांटते हैं। पहला एज ए फंडामेंटल, जहां आप कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे, आखिर कंपनी के बिजनेस के बारे में क्या कहा। कंपनी ने कहा कि हम ड्रोन बनाने बनाने वाली कंपनी है, और दूसरा कहती है रोबोटिक्स पे काम काज करते हैं, अलग अलग सेक्टर में हम सर्विस देते हैं। इससे होने वाली प्रॉफिट नुकसान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा कहती है ट्रेंड क्या कहता है, इस स्टॉक की ट्रेंड क्या कहती है। क्या इसका रिकंसलेशन हम करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर की, जहाँ पे देखने को ये आएगी क्या प्रमोटर अपनी पोजीशन को बिकवाली तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जंप तो हुआ था लेकिन दोबारा मार्केट ने सस्टेन कर लिया। क्या नंबर ऑफ शेयर होल्डर में तो इंक्रीज नहीं हो गया, एक के बदला 10 के पास तो नहीं चला गया शेयर होल्डिंग। तो ऐसा हम समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा है सेंटिमेंटल, इसके बारे में कुछ ऐसे न्यूज खबर मार्केट में हो जहाँ से इनकी या तो बिजनेस के प्रति या फिर इनके स्टॉक को या तो इफेक्ट और हिट कर सकता है। इस पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे। चलते हैं सबसे पहले कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में। कहती है 1 रुपया 32 पैसे का, और इंटरेंसिक वैल्यू कहता है इससे डबल, 2 रुपया 89 90 पैसे का, मतलब इससे डबल का कारोबार यहाँ पे इनकी इंटरेंसिक वैल्यू निकल के आती है। ये तो था पहला एस्पेक्ट। अब किसी स्टॉक को समझने के लिए एक एस्पेक्ट और आता है जिसका नाम है स्टॉक का पी। स्टॉक का पी ये दर्शाता है कि जो करंट मार्केट प्राइस है, वो प्राइस जो अर्निंग प्राइस है पर शेयर की, उसके लेवल पे किस लेवल पे ये कामकाज करती है। क्या वो इंडस्ट्रियल से फिट बैठती है या ज़्यादा ग्रो कर गई है, या फिर ऐसा तो नहीं उससे डाउन चार्ज चल रही है जहाँ से और पोटेंशियल बनती नजर आती है। यहाँ पे देखने को ये आई जो इनका 48.40 का कहता है, जबकि इंडस्ट्रियल की जो पी है वो कहता है 33.30 का। इसके हिसाब से यदि इसके हिसाब से देखें तो लगेगा अच्छा ये ओवरवेटेज हो चुका है, किसके बेसिस पे, स्टॉक का पीक की बेसिस पे। दूसरा एक्सपेक्टेशन होता है स्टॉक में डेट टू क्रेडिट रेशियो के बारे में, जिसकी वजह से पता है ईपीएस क्या होता है, गिर जाती है। क्योंकि यहाँ पे यदि इन्होंने लोन का बर्डन ज़्यादा ले लिया तो इनका ईपीएस क्या होगा, गिर जाएगी। किसकी वजह से, इंटरेस्ट बर्डन की वजह से और बाकी सारी चीज़ों को बर्डन की वजह से। तो ये कहता है 0.95 का, जबकि इनकी करंट रेशियो कहता है 1.94 का। अब आते हैं एक आकलन करेंगे इसको, तो पीयर्स से कंपेयर करेंगे, पीयर्स में हिसाब से कामकाज करती है और इसके कितना इफेक्ट करती है इसको, क्या इन्होंने इंक्रीज किया है डिक्रीज किया है, इसका रिकंसिलेशन देखेंगे। आरओसी के बारे में कहती है 5.52 का, आरओई कहती है 6.45 का, और डिविडेंड का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, 0.73% का डिविडेंड पे करती है कंपनी। अब एक आकलन करिए, 1 रुपये के फेस वैल्यू पे जो आकलन है वो 8 पैसे कमाती है, पर शेयर 8 पैसे कमाती है। जो वैल्यूशन है और फेस वैल्यू, 1 रुपये के फेस वैल्यू पे 8 पैसे कमाती है। इसके हिसाब से मार्केट कितना जाना चाहिए वो आकलन करके देखिए। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की तादाद यहाँ पे, यदि नंबर ऑफ शेयर करीब 12 करोड़ के आसपास है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं यहाँ पे, ये भी एक देखने वाली बात है, उसको कंपेयर करेंगे। चलिए अगला प्रॉप है, जहाँ पे देखा गया प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में कहती है कितना, केवल 10.5%, 11% बची है। आखिर क्या है, पहले से इतना था
या प्रमोटर लगातार अपनी पोजीशन को बेच के निकलना चाहते हैं हायर साइड के लिए और कम्प्लीटली पब्लिक के पास शिफ्ट हो सकती है, क्या ऐसा कुछ है? तो चलिए इसको भी आकलन करेंगे। फिलहाल ये प्राइस टू बुक वैल्यू कितने पे, नियरली 3 गुना के आसपास कारोबार करती नजर आती है, जो कि करंट मार्केट प्राइस की। तो ये इसका कंप्लीट जानने का प्रयास करते हैं, जो कि कंपनी का 2013 में बनी थी। वेदांता इंडस्ट्री लिमिटेड डॉन डज ट्रेडिंग ऑफ द वेरियस स्टील प्रोडक्ट की बात करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड द डील ऑफ द शेयर एंड सिक्योरिटीज। अब ये अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज में डील करती है। कई बार लगता है कि स्टील डील करती करती ये शेयर मार्केट में डील करने लगे, मतलब शेयर मार्केट का ज़्यादा पोटेंशियल बन गया क्या इसको लेकर। इसके लिए पता है जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है पता है क्या, सेगमेंट वाइज क्या करती है इसके लिए अर्निंग, सेगमेंट वाइज जाना जरूरी, क्योंकि तभी तो इसका ईयर किससे कंपेयर किया जा सकता है, इसको इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनी से कंपेयर करके देखा जा सकता है। अच्छा बाकी कंपनी का अर्निंग ये कहता है तो इसका अर्निंग क्या कहती है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट पार्ट्स को समझने के लिए बने रहिए। जहाँ पे कंपनी ने बोर्ड मीटिंग की बात किया है, कहा कि शायद 19 तारीख उन्होंने अपडेट किया था कि हम बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं, किस चीज़ को लेकर के, शायद अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल्स को लेकर के ऑडिट की बात करेंगे कंपनी। जहाँ पे चार्ट में क्या नज़र आती है, चार्ट में जो लगातार गिरावट था वहाँ पे फिलहाल कुछ दिनों से सपो इसका क्या कहते हैं, एक सस्टेन करती नजर आती है, इसको सिंपल शब्दों में कहा सस्टेन मतलब एक ना गिरती है ना चढ़ती है, उसी रेंज में लगातार करती रहती नजर आती है। चलिए पीयर्स में देखा जाए तो पीयर्स में लगता है कि CDSL हैं, मुझे ऐसा इन सबसे कंपेयर करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि इनकी सबसे तादाद सबसे नीचे की और स्टॉक वैल्यू इस हिसाब से कोई दूसरा निकल के नहीं आता है। अगले पैदान पर चलिए, अगले कहती है क्वार्टरली डेटा को लेकर के, जहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा को कंपेयर करेंगे क्या उसके बेसिस पे कुछ फर्क पड़ता है, तो कहता है हाँ फर्क तो पड़ा है। फर्क पता है कहाँ पे पड़ा है, फर्क पड़ा है यहाँ पे, और फर्क पड़ा है EPS में, जहाँ पे 8 पैसे का था वहाँ पे 7 पैसे का हो गया स्टैंड लोन कंसोलिडेटेड डेटा में। अर्थात कंसोलिडेटेड डेटा के बारे में कहती है ये। और चलिए अगला पढ़ो क्या कहती है इसके बारे में। तो कंसोलिडेटेड डेटा में देखा जाए तो मार्च 24 तक का जो डेटा है यहाँ पे, उसमें कंपनी ग्रोथ करती है नहीं करती है। तो कंपनी के बारे में देखने को ये मिली, जो कुछ क्वार्टर में तो अच्छी खासी ग्रोथ करती है, कुछ क्वार्टर में अच्छी खासी ग्रो नहीं किया है। कई बार 10 करोड़ तक का रिवेन्यू जनरेट किया, कई बार उन्होंने 17 करोड़ तक बनाया, लेकिन बाद में 4 करोड़ पे आकर अटक गया। आखिर क्या है इसको लेकर के, चलिए जानने के प्रयास करते हैं। यहाँ पे इस कंपनी को लेकर के देखा गया कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट थी वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन के लॉस मेकिंग हो गई। लॉस मेकिंग कितना, लास्ट क्वार्टर में करीब 37 लाख के आसपास का लॉस देखने को इस कंपनी को मिला। इसी को आकलन यदि ईयरली बेसिस में देखें तो ईयरली बेसिस के बारे में क्या कहती है, ईयरली बेसिस कहती है नियर अबाउट, जो कि कंपनी के पास जो 2023 के बाद उसने मॉडल चेंज किया तो 1 करोड़ से 24 करोड़ गया, 24 से 37 करोड़ गया। मतलब ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से देखें वाई में तो लगातार एक बिल्डअप हो रही है, किस किस के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे। अब जब बिल्डअप हो रही है तो बिल्डअप के बाद दिक्कत क्या आ रही है इसको लेकर के, तो दिक्कत ये आ रही है इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट थी वो कम हो जाती है। तो पहले 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हुई थी, वहाँ पे करीब 93 लाख का आसपास ही अटक गई। तो ये इनके लिए एक डिमेरिट निकल के आया, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग जो EPS था उसमें क्या हुआ, एक गिरावट का संकेत देखने को मिला। और किसकी वजह से हुआ, उन्होंने लोन बर्डन तो बढ़ा नहीं लिया, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने इंटरेस्ट बर्डन को देखे तो इंटरेस्ट बर्डन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हाँ इंटरेस्ट बर्डन में जो 1 लाख के आसपास था उनको उन्होंने 3 गुना कर लिया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर लिया। अब आते हैं कंपेयर करने के लिए PL को बैलेंस शीट से। तो तो बैलेंस शीट में क्या ऐसा फिगर है उस पर देखें। सबसे पहले बोरोइंग्स पार्ट का देखें तो बोरोइंग्स पार्ट के बारे में कहती है, जो बोरोइंग्स में काफ़ी इंक्रीज कर लिया उन्होंने, जहाँ पे बोरोइंग्स इसके पास कुछ भी नहीं था, करीब करीब देखा जाए तो करीब 3.5 टाइम्स का क्या किया इन्होंने इंक्रीज कर लिया, किससे, पिछले साल से 23 से 24 में। इसके वजह से क्या हुआ, इनका गिरावट देखने को मिला। लेकिन संकेत क्या मिलता है, यदि इसके बेसिस पे देखने को मिला तो क्या ये सस्टेन कर पा रही है, सेल्स बढ़ा पा रही है इतना लोन के बावजूद भी। तो लोन के बाद उनका हुआ क्या, तो लोन के बाद ये भी चेंज नहीं हुआ, और लोन के बाद ये देखने को मिला जहाँ की इन्वेस्टमेंट की पार्ट भी चेंज नहीं होती है, तो पैसा गया कहाँ, जो पैसा उन्होंने 15 करोड़ लिया वो पैसा गई कहाँ, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में गिरावट आ गई, क्योंकि वो लॉस मेकिंग चल रही थी। तो पैसा जाने का मतलब ये था, इनका पैसा लोन लेने के बाद पैसा इनका डेटर्स में फंस गया। अब एक चीज़ है, सोचिए, हमने लोन लेकर के सेल्स किया, अपने प्रोडक्शन किया,
फिर इसको बिकवाली किया। अब बिकवाली करने के बाद आपके जितने करीब करीब जितना आपने लोन लिया, उतना ही लोन से ज़्यादा आपके पैसे फंस गए। आपने लोन लिया कितने का, 15 करोड़ का, और आपके पैसे मार्केट में फंस गए खुद का 19 करोड़, 20 करोड़ का। अब 20 करोड़ के जो पैसे फंसे, खास कर किसको बेसिस पे, सेल्स का, आपने सेल्स भी बुक कर दिया। तो सेल्स में ये देखने को मिला इस पूरे साल में, जो जो क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली तो 4 करोड़ का कहता है। इससे पहले 2 क्वार्टर 10 करोड़ का कहता है, इससे पहले 8 करोड़। तो 8 4 12, अब 12 हो गया कितना, 12 और 10 22, ये 22 करोड़ का टोटल कहता है। 22 करोड़ का टोटल क्या था इनका, टोटल 3 क्वार्टर का देखा जाए तो इनका टोटल सेल्स था। इन तीनों क्वार्टर के सेल्स को मार्केट में फंस गया कितना, 19 करोड़ का। 19 करोड़ के फंसने के लिए इनको प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया, लोन लिया 15 करोड़ का। आकलन करना, तो यहाँ पे 4 करोड़ बनती है, मान लेते हैं 4 करोड़ बनती है, तो ये सारे के सारे पैसे फंसे हुए हैं। और जब फंसे हैं तो इसकी वजह से पता क्या हुआ, इनकी कंपनी इस क्वार्टर में लगातार नुकसान में है। क्या इनको प्रॉफिट बनेगी? प्रॉफिट तो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो बना ही नहीं, क्योंकि इन्होंने लोन लिया इस साल में, और लोन लेके क्या किया, प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन करके उन्होंने बिकवाली भी कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, बिकवाली जब हुआ तो बिकवाली करने के बाद भी इनका सिचुएशन क्या हुआ, लॉस मेकिंग देखने को नजर आती है। अब ईयरली डेटा देखें तो कहती है 37 करोड़ का टोटल उन्होंने सेल्स किया था, और 37 करोड़ के सेल्स में उन्होंने टोटल देखा गया कि डेटर्स इनका फंसा हुआ है करीब 20 करोड़ का। मतलब 37 करोड़ में 50% का मार्केट में फंसा हुआ, 50% से ज़्यादा, 60% मानते हैं, 60% क्या हुआ, इनका 60% पैसा फंस गया मार्केट में। और जबकि 60% पर उन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया, अपने बुक्स बुक किया गया। अब इनके पास क्या निकल के आती, पैसे कब आते हैं, तो कहते हैं हमारे पास पैसा तो बाबा बहुत लेट से आता है, 188 दिन में पैसा आता है। तो ये एक क्या है पता है, ये आप खुद से आकलन करके देखिए खुद के लिए, क्योंकि किसी कंपनी को शेयर लेने से पहले या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं किसी को ना प्रमोशन कर रहा हूँ, ना किसी बिकवाली की बात कर रहा हूँ, ना किसी को खरीदारी की बात कर रहा हूँ। मैं एक पर्सनल व्यू से उसको समझने का प्रयास करता हूँ। यदि सेम फीचर्स आपके खुद के बैलेंस शीट पीएल में होता, तो क्या सोचते आप अपने बारे में, आप क्या स्ट्रांग फील करते, आप क्या वीक फील करते? तो वो फीलिंग की बात कर रहा हूँ। वो फीलिंग में देखा गया करीब 188 दिन में पैसा आपके पास आएगा, और वो पैसे पर आपने मार्जिन कितना बनाया वो भी देखने, यदि पैसे पर आपके इंटरेस्ट पार्ट से भी ज़्यादा मार्जिन होती तो शायद बेहतर हो सकता था। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिली, जो पूरे के पूरे साल में अपनी पेबल भी कुछ पड़ा हुआ है क्या, शायद ऐसा कुछ है। देखते हैं आपकी पेबल के पार्ट में, तो कहती है बच्चा पेबल भी पड़ा हुआ है करीब 12 करोड़ का, 12 करोड़ की लायबिलिटी पड़ी हुई है। और अपने को पैसा लेना है मार्केट से, 20 करोड़ का पैसा भी फंसा हुआ है। और साथ में आपने जो बेचा, बेचा कितने का, 37 करोड़ का पूरे साल में। और आपने उस साल में क्या किया, टोटल 93 लाख का प्रॉफिट बुक किया एक साल के अंदर। और इस साल में यदि 93 लाख का प्रॉफिट बुक किया, तो 20 करोड़ तो मार्केट में आपके पैसे फंसे हुए हैं अभी तक। कितना परसेंट बनती है वो सोच के देखिए, इतना परसेंट पैसे को आप मार्केट में एक रेंटल इनकम के तौर पे या आप कुछ अदर सेक्टर में लगा दो, सर हो सकता है ज़्यादा पैसा वहाँ से मिल सकता है। तो कंपेयर करना जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। अब एक लास्ट मुद्दा ये आती है जो कंपनी के लिए, आखिर शेयर होल्डर क्या सोचती है, जो प्रमोटर था वो क्या सोचती है, मैनेजमेंट क्या परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, रिकवरी नहीं कर पाती इसको लेकर के। तो जानने का प्रयास करते हैं मैनेजमेंट को, रिकंस्ट्रक्शन को लेकर। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आया, मुद्दा ये आया जो कंपनी के पास जो कंपनी के प्रमोटर्स थे, प्रमोटर के पास 2022 के बाद क्या हुआ, 23 में आकर के उन्होंने पोजीशन कितना बिकवाली किया, करीब करीब 24% के आसपास प्रमोटर अपनी बिकवाली कर। उसके बाद दोबारा देखा गया कि बिकवाली कर गया, या मतलब कैसे बिकवाली किया, क्योंकि ये देखिए ओपन मार्केट में बिकवाली किया है। आकलन करके देखिए, पहले इनके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने थे, 14,000, 13,000, और वो सीधे जंप करके 80,000 हो जाते हैं। फिर वो करीब करीब 1 लाख के आसपास शेयर होल्डर पहुंच जाते हैं। अर्थात ये ओपन मार्केट में उन्होंने बिकवाली किया। इनका प्रेशर क्या हुआ, जिसकी वजह से हो सकता है चार्ट में जो हमने देखा आंकलन, वो किस टाइम फ्रेम में देखा, देखिए उस टाइम फ्रेम में मार्केट में ऐसा तो नहीं है जो उन्होंने प्रमोटर ने जब बिकवाली किया तो मार्केट जंप कर गई, बाद में दोबारा सस्टेन नहीं कर पाई। तो देखिए प्रमोटर की तरफ हम एक आंकलन करके देखिए, खास के मैं देखता हूँ 22 मार्च 23 वाले फिगर में, क्वार्टरली डेटा में आ जाए तो बेहतर है। यहाँ पे क्वार्टरली डेटा में आते हैं, तो क्वार्टरली डेटा में कहाँ से मिलती है पोजीशंस, हम यहाँ से स्टार्ट करें। सितंबर 22 में देखो उन्होंने बिकवाली किया 5% का, फिर बिकवाली किया 9% का, मतलब लगातार ये देखिए
इनका जो बिकवाली का प्रेशर था लगातार क्या हुआ, लगातार बढ़ती गई और आज के टाइम में देखने को मिला कि जिनके पास 10% की पोजीशन बची हुई है। तो आखिर क्या किस किस टाइम में सबसे ज़्यादा देखने को मिली? तो देखिए सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिली इस टाइम में, मार्च जून 23 के आसपास। चलिए जून 23 के आसपास की चार्ट को हम लेते हैं, जून 23 के आसपास की चार्ट लेते हैं। देखिए क्या हुआ इस टाइम में, जिन लोगों ने ये सोच के लिया होगा स्टॉक, किसी ने तो लिया होगा ना, जब मार्केट में आई किसी ने तो लिया, जब ये मार्केट में आई तो मार्केट ने कितना जंप किया, लोगों जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा उनके तो सिर पे क्या चल रहा होगा, सिर में दर्द चल रहा होगा। आखिर क्या हुआ मेरे साथ, मैं जब मार्केट में खरीदा हूँ तभी मार्केट गिर गई, ऐसा तो नहीं आकलन था। तो चलिए अगर आप पराव पे देखें तो क्या कहती है, इसके बाद लगातार बिकवाली का प्रेशर हुआ इसमें, जहाँ पे खास के बिकवाली किसने किया, ऐसा देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि बिकवाली जो किया उसमें पार्थ हमंत पैडिक था जिन्होंने बिकवाली किया। क्या ये बड़े इन्वेस्टर हैं या कुछ एक दो कंपनी में इनकी चलती है? तो इनको दो कंपनी में देखने को मिलता, विवांता इंडस्ट्रीज या विवांता बिस्किट्स करके है कंपनी, दो कंपनी है इनके साथ, और दो कंपनी में एक कंपनी तो है ऑलरेडी बेच के निकल चुके, लगता है निकलने वाले हैं। अगले पड़ाव पे देखें तो पब्लिक में जो होल्डिंग थी वो कोई भी 1% से ज़्यादा की होल्डिंग होल्ड करके नहीं चलती, जो थी किसी के पास वो भी क्या हुआ, वो सब के सब निकल चुके हैं। किसी मतलब 80% से ज़्यादा 90% जो होल्डिंग है कंप्लीटली रिटेल में कामकाज करती होगी। हो सकता है किसी बड़ी इन्वेस्टर के पास होगा, बड़ी उसके पास हो सकता है। एक नज़र डालेंगे कहाँ पे हम इसकी होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, जो यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न इसके बारे में क्या कहती है। लेटेस्ट अपडेट देखा तो इनका रिजल्ट का पार्ट आ सकता है, रिजल्ट से पहले इसका क्या पोटेंशियल था वो हमने देखने का प्रयास किया, इसको किस हिसाब से चार्ट में एनालिसिस करने का प्रयास किया। जहाँ पे कुछ दिनों से लगातार गिरता था, अब जाके सस्टेन करती है अगर मार्केट में, कुछ ऐसा तो बड़ा कुछ होने वाला ऐसा तो नहीं था। तो चलिए इसको हम एक नज़र डालते हैं कहाँ पे इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के और सेगमेंट वाइज, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट में काम करती है ना। पहले कहा कंपनी ने जो हम काम करते हैं स्टील के अंदर, फिर कहते हैं ड्रोन के अंदर काम करते हैं, फिर कहती है हम स्टॉक मार्केट में शेयर भी ट्रेडिंग कराते हैं। तो ये यदि यदि सारे के सारे काम यही कराते हैं तो बाकी काम कौन कराता है? तो रिजल्ट में देखा है तो सेगमेंट वाइज कोई डेटा है तो कहते हैं नहीं है, सेगमेंट वाइज तो कोई डेटा ही नहीं है। पीयर्स में कौन कहता है इसके पीयर्स में, तो पीयर्स में कहती है एल है। और मुझे लगता है कि कंपेयर करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है इन सब कंपनियों से, क्योंकि इनके सेगमेंट में कुछ तालमेल नहीं बनता। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें तो वो क्या कहती है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देखने को मिला नियरली, जो कि हमने देखा कि करीब 1 लाख तक 1 लाख लोगों तक इनका अब पहुंचा है पब्लिक होल्डिंग। तो पब्लिक शेयर होल्डिंग के बारे में क्या कहती है यहाँ पे, तो पब्लिक शेयर होल्डिंग के बारे में कहती है जो यहाँ पे कौन लोग हैं, तो कहती है कि एक तो दो तीन लोग ये हैं, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल जो कि होल्डिंग नॉमिनल, जिनकी 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है ना, वही सबसे ज़्यादा इसमें इस स्टॉक में देखने को बनती नजर आती है। सोचिए इस स्टॉक में कोई नहीं है, केवल केवल कौन है, केवल केवल इंडिविजुअल हैं, जो कि कितनी तादाद में 98,000 99,000 लोग तो केवल इंडिविजुअल शेयर होल्डर यहाँ पे हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पोजीशन है मार्केट को लेकर। कितना परसेंट की, 80% की पोजीशन यही होल्ड करते हैं। क्या सोचते हैं इसके बारे में, कंपनी के बारे में? सोचिए क्योंकि मैंने कुछ आंकलन लिया था बैलेंस शीट को पीएल से कंपेयर करने के लिए, जिसकी बेसिस पे ये जो इफेक्ट करता है, ये जो हिट करता है ईपीएस, जिसकी वजह से हम स्टॉक की प्राइस को आंकलन करते हैं, बाकी चीज़ों को देखते हैं, स्टॉक का पी देखने का प्रयास करते हैं, ये सब के सब क्या है उसके बेसिस पे जब जो बने बैलेंस शीट और पीएल को कंपेयर कर उसी हिसाब से क्या है सब के सब बेकार निकल के आती है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन है किसी स्टॉक को लेकर के, मैंने पहले कहा है ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने बैलेंस शीट पीएल को किस हिसाब से समझने का प्रयास किया। क्योंकि आप खुद की अपनी एनालिसिस करके देखिए, खुद आपके पास पॉकेट में पैसा है नहीं है, आपने सेल्स कर दिया, आपके पास पैसे आएंगे 4 महीने 5 महीने 6 महीने में, तब आपकी क्या क्या पोजीशन बनेगी, आपकी हालत अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, वो आप खुद से आकलन करके देखिएगा, समझिएगा। जहाँ पे 5 साल में कंपनी ने कहा कि हम कितना 1100% से ज़्यादा का जंप कर चुके हैं पिछले 5 सालों में, और यहाँ ये देखने को मिलती है फिलहाल, यदि उस ट्रेंडिंग के देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के देखने को ये मिलती है, जिस ये एक इनकी सपोर्टिंग लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल ये है। यहाँ इसी लेवल में यदि कामकाज करती है, जिस प्राइस पे बार बार आई है वही प्राइस ये देखिए, तो उसके बाद भी लुढ़कती नजर आती है। इसकी रेजिस्टेंस एक और देखा जा सकता है इस प्राइस पे, मतलब इससे यदि जंप करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या कहा जा सकता है उसको लेकर के, कुछ आंकलन नहीं कह सकते। इसकी जो डेटा कहती है उसके बारे में कहती है, क्या कहती है इसके बारे में, जहाँ पे देखने को ये मिली जो इनकी कंपनी में जो कहती है कि हमारा सेल्स रिवेन्यू बढ़ी है, ये सब के सब ऑपरेशन
बढ़ी है तो जगह फिर घटी क्या? जब सबकी सब बढ़ गई तो आपकी सबकी सब घट क्यों गई? पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट देखें बैलेंस शीट में, तो वो कहती है जो नियरली जिस हिसाब से आपने अपनी एसेट्स को इंक्रीज किया उसके नियर अबाउट द डबल आपने क्या किया, लाइबिलिटी खड़ा कर लिया। अब लाइबिलिटी खड़ा किया तो क्या हुआ, इसके करके क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो समझने का प्रयास करिए। अपने पर्सनल व्यू से उसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि कोई शेयर होल्डर है, कोई इन्वेस्टर है, तो उसको अपने पे अप्लाई करके देखना चाहिए, जरूरी है। किसी भी कंपनी को समझने के लिए पहले अपने पे अप्लाई करके जरूरी है। तो आपकी खुद की बैलेंस शीट यदि ऐसी होती तो आप क्या आकलन करते, समझने का प्रयास। तो हम बात करें था विवांता को लेकर के, जहाँ पे क्या देखने को मिला, जहाँ पे ड्रोन और रोबोटिक्स बनाने वाली कंपनी के देखने कहती है ग्लोबल लीडिंग रोबोटिक्स करती कंपनी इंट्रोडक्शन द वाइड रेंज ऑफ द रोबोट सॉर्ट्स की बात करती नजर आती है, जहाँ पे कंपनी कहती है कि लैंड प्रोक्योरमेंट्स की बात करती है चाहे। तो ये सारे के सारे कामकाज करती है कंपनी, लेकिन फिर ये सारे के सारे कामकाज करने के बावजूद भी इनका मार्केट में पैसा, इनके क्लाइंट लिस्ट की कुछ बात करती है कि कौन बेसिकली इनका क्लाइंट्स हैं, कौन कैसे काम करती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करती है, एनुअल रिपोर्ट की बात करती है, डिस्क्लोजर की बात करती है, कंपनी रिजल्ट की बात करती है, ऐसा कुछ ऐसा देखने को तो नज़र नहीं आ रही। मीडिया रिलीज में क्या करती है कंपनी, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट के ऊपर, तो कहती है इनका कुछ फिलहाल तो कोई अपडेट देखने को नज़र नहीं आई, कब का अपडेट है पता नहीं। दोस्तों इस लर्निंग में कुछ फैट आपको कुछ ऐसा मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे आप करेक्ट करना, कुछ कमेंट करके बताना कि मैंने कहाँ पे गलत कुछ बोला होगा या कहा होगा। यदि मैं गलत हूँ तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।